हाँ, तो ये कह रहा था कि बिना समाज को विभाजित किए हुए यदि हम समाज को देख सकते हैं, वह जैसा है समाज और वह व्यक्ति जैसा है, क्योंकि व्यक्ति इस तरह से ढांचे में कैद नहीं है और नहीं समाज ढांचे में कैद है। उनको उनकी पूर्णता में हमें स्वीकार करना चाहिए, परंतु ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं और सहयोग के बजाय संघर्ष पर इनका जोर है। अब ये समाज को कैसे विभाजित करते हैं और क्या समझते हैं वो आप देखें। मार्क्स का स्टेटमेंट है इसमें, सोसाइटी एज ए होल is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other, bourgeois and proletariat। ये कह रहे हैं कि समाज लगातार बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से दो भागों में विभाजित हो रहा है, दो विरोधी भागों में विभाजित हो रहा है, दो विरोधी खेमे में विभाजित हो रहा है, दो बड़े वर्ग को बना रहा है जो कि एक दूसरे के विरुद्ध में तैयार हैं, खड़े हैं, और वे दो ग्रुप हैं, बोर्जुआस और प्रोलेटेरिएट, यानी पूंजीपति और सर्वहारा। तो यहाँ पर ये स्वयं मान रहे हैं कि अभी जो है वर्ग बना नहीं है बल्कि बन रहा है, जबकि ये कल पहले से कहते हैं कि नहीं बना हुआ है, फिर ये कहते हैं कि बन रहा है, और कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं और वे जो हैं दो नाम इनका रख दिया है, सर्वहारा जो कि सब कुछ हार चुका है, सर्वहारा, और बोर्जुआस हैं जो कि सब कुछ ले चुके हैं। लेकिन हम पाते हैं कि ऐसे दो वर्ग कहीं है नहीं, ये सिर्फ मार्क्स के ही दिमाग में है। ऐसे समाज में कहीं दो वर्ग नहीं है और ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अभी समाज ऐसा है नहीं, लेकिन टूट रहा है, मतलब है नहीं ऐसा। तो इन्होंने कृत्रिम रूप से दो समाज बनाने की कोशिश की है ताकि उन दोनों को लड़ाया जा सके। इसलिए वो कहते हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध में तब हो सकता है जब वो एक दूसरे के शत्रु मानते हों। अगर दो मान भी लें तो यदि हम यह मान लें कि गरीब और अमीर एक दूसरे के विरोधी हैं तो शत्रु हो सकते हैं, तो एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन गरीब तो स्वयं ही अमीर बनना चाहता है, तो वो कैसे विरोधी हो सकता है? जो चीज़ हम स्वयं बनना चाहते हैं वह कैसे हमारे विरुद्ध हो सकता है? यदि हम बुद्ध बनना चाहते हो तो हम बुद्ध के विरोधी नहीं हो सकते, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं, और जब हमारे वे आदर्श हैं तो वे हमारे शत्रु कैसे होंगे? वो हमारे आइडियल हैं, हम वो होना चाहते हैं। तो जो हमारे लिए आइकॉन हैं, आइडियल हैं, आदर्श हैं, हम उनके विरुद्ध में नहीं होंगे। तो जो अमीर हैं वे ना गरीब के विरोध में है, ना गरीब हैं वे अमीर के विरोध में। अब वास्तव में गरीबी और अमीरी जैसा ये जिस तरह से विभाजन किए हैं ऐसा विभाजन भी नहीं है। लेकिन यदि इनके विभाजन को भी सही मान लिया जाए तो हर जो कम पैसे वाला है वो ज़्यादा पैसे वालों को आदर्श मानता है, उनकी नकल करता है, उनके जैसा होना चाहता है, उनके जैसा कमाना चाहता है, उनके जैसा सोचना चाहता है, उनके जैसा जीना चाहता है, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके हर चीज़ की वो नकल करता है। तो वह उसका विरोधी नहीं हो सकता है, वह उसका आदर्श है, इसलिए सदैव उसके जैसा होने की कोशिश करता है। उसमें से जो नकारात्मक किस्म के लोग हैं, यानी जो वो होना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास वो दमखम नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो विचार और वो कर्म नहीं है, तो वे ईर्ष्यालु हो सकते हैं। तो जो गरीब व्यक्ति है वह अमीर का ईर्ष्यालु तो हो सकता है,
परंतु उसका शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वह हर कीमत पर वह होना चाहता है। जब भी मौका लग जाए, जैसे भी मौका लग जाए, वह अमीर बनना चाहता है। तो कार्ल मार्क्स का यह जो संदेश है कि वे दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हैं, तो यहाँ पर यह विचारणीय है। इस तरह का पोजीशन मैं नहीं देख पाता कि इस तरह से वे खिलाफ में खड़े हैं। अब इनके बाद इनका दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द bourgeois has stripped off its halo every occupation hitherto honored and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science into its paid wage laborer. ये कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो पूंजीपति है उसने जितनी भी आजीविकाएं हैं जिसे मनुष्य जीता है, जिसे कमाता है और जो सम्मानित है, उन सभी को, जिसको कि बहुत समाज आदर्श और आदर की निगाह से देखता था, उन सभी को, जिसमें कि डॉक्टर हैं, जिसमें कि वकील हैं और पुजारी हैं और कवि हैं या वैज्ञानिक हैं, इन सबको उसने एक मजदूर में बदल दिया। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कमा रहे हैं ये उनके कारण ही कमाने के लिए मजबूर हुए हैं। उनको मजदूर में बदल दिया, यानी पहले ये मजदूर नहीं थे, ये मतलब अलग अलग थे, प्रिस्ट थे, फिजिशियन थे, तो फिर इनको उन लोगों ने मजदूर में बदल दिया, पूंजीपतियों ने, और मजबूर कर दिया कि ये उनके मजदूर बन जाएं और कुछ पैसा पाएं। अब हम मानव समाज को अगर देखें, पहले से देखें, इनके इतिहास को देखें, तो ये पाते हैं कि पहले भी जब ये कंदराओं गुफाओं में रहते थे तो भी जीते थे और अपने अपनी हैसियत से, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेहनत करते हुए और अपनी बुद्धि से हर कोई कुछ न कुछ इकट्ठा कर लेता था अपने और अपने परिजनों के लिए, अपने करीबियों के लिए, और उसके माध्यम से फिर वह जीता था। धीरे धीरे वह जो है विकसित होते हुए कई कई आजीविकाओं में अपने को एक्सपर्ट बनाते गया और अपने परिवार वालों को, अपने करीबियों को उस कला में पारंगत करता गया ताकि वह ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सके। एक ही व्यक्ति सब चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। जैसे कि कोई मछली पकड़ रहा है तो वह शहद भी इकट्ठा करने में उतना प्रवीण नहीं होगा, या शिकार करने में भी उतना प्रवीण नहीं होगा, या लकड़ी काटने में उतना प्रवीण नहीं होगा, या कुछ गड्ढा खोदने में या रस्सी बांटने में, इस तरह के जो कार्य थे, या झोपड़ी बनाने में उतना प्रवीण नहीं होगा। तो जिस जिस क्षेत्र में वह गया, एक आजीविका का साधन उसने विकसित किया और अपने करीबियों को बताया। उससे संबंधित भाई जब मनुष्य कोई काम करेगा तो उस काम के कारण जो है उसको परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उससे वो बुद्धि लगा करके उसमें खुद कुछ न कुछ नया वो खोज लेगा, बेहतर खोज लेगा कि किस तरीके से अच्छे से कर सकूं और जल्दी से कर सकूं, ज़्यादा मात्रा में पैदा कर सकूं, ताकि जीने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाए, क्योंकि उसको वो बेचेगा, फिर दूसरों को देगा जिसको ज़रूरत है, जो वो नहीं कर पा रहा है, और फिर वो उसकी कमाई होगी। तो ऐसे लोग जो थे, समाज उन सबको आदर्श देखता था। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष वर्ग को ही आदर्श देखता था। तो यहाँ पर मार्क्स कुछ का ही नाम गिनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यही आदर की चीज़ थे और अन्य आदर की चीज़ नहीं है, जबकि कर्म अपने आप में ही आदर का चीज़ है, जो हमें जीने का साधन दे देता है। तो चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आजीविका में लगा हो, वो सारे जो हैं अपने अपने हिसाब से अच्छे कर्म कर रहे हैं।
और वह जो आजीविका का साधन है उसे भी उतने ही आदर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सफाई कर्मी है तो आदर का विषय नहीं है, या कोई किसान है तो आदर का विषय नहीं है, या कोई अन्य कुछ भी कर रहा है, कोई ठठेरा का काम कर रहा है या कोई अन्य जो भी काम कर रहे हैं, वे सारे आदर के ही विषय हैं। चाहे कोई सुनार का काम कर रहा हो, चाहे किसी का भी काम कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे को ही आदर का विषय ये बनाते हैं और फिर कहते हैं कि इन सबको मजदूर में बदल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे कि उन लोगों ने बदला, जबकि यह तो एक विकसित व्यवस्था आ गई। ये जो व्यवस्था है, ये इस तरह की कैटेगरी जो है ये प्रकृति में ही बटी हुई है, क्योंकि प्रकृति ने इसीलिए इतने गुण दिए हैं और मनुष्यों में ने सभी प्राणियों में दिए हैं। इसीलिए चींटियों में भी आप देखेंगे या मधुमक्खियों में भी देखेंगे, सभी में देखेंगे तो उनमें भी इस तरह से कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड चींटियाँ होती हैं जो कि भोजन लाती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जो कि उसका जो हिल है, आंट हिल, उसको बनाती हैं, कुछ उसमें रक्षा करने में लग जाती हैं। वो चींटियों का एक ग्रुप होता है। उसी तरह मधुमक्खियों का भी होता है, उसी तरह सभी प्राणियों में होता है, तो मनुष्यों में भी है। तो भिन्न भिन्न गुण विकसित हो जाते हैं अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि ऐसा हो जाने से क्या होगा कि सबके जीने का साधन बन जाएगा और एक ही संसाधन पर सभी का जोर नहीं रहेगा। अगर हम लोग की भिन्न भिन्न इच्छाएं होंगी, भिन्न भिन्न दिशाएं होंगी, तो अपनी इच्छा अपनी दिशा से अपने अलग अलग कर्म से हम लोग अलग अलग चीज़ पा जाएंगे और इसी में, इसी स्थान पर, इसी स्पेस में सब एडजस्ट हो जाएंगे। अगर एक ही चीज़ के लिए सभी मार करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो फिर सारे नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रकृति का गुण है कि प्रकृति ने सभी प्राणियों को जीने के लिए ऐसा बनाया है, ऐसा गुण दिए हैं ताकि सारे प्राणी भिन्न भिन्न सोच समझ और अलग अलग इच्छा, अलग अलग कामनाएं, अलग अलग स्वाद के हिसाब से अपना चयन करके अपना जी सकें। अब यहाँ पर यह जो बात है कि उनको उसने बदल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ये स्वतः ही ऐसा विकसित हुए हैं और जो उद्योग लगाए हैं जिन्होंने स्पेशलाइज्ड रूप से कुछ करने के लिए, जिनको कि पूंजीपति वर्ग कहा जा रहा है या जो बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, तो उन लोगों ने बस इसी सिस्टम को ही, और यह सिस्टम उन लोगों ने कोई विकसित नहीं किया है। यहाँ पर मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि जो पूंजीवाद का जो सिस्टम है, इसको कुछ लोग सोचते हैं कि इसे कुछ लोगों ने विकसित किया है, ये कोई फिलॉसफी है। ऐसी फिलॉसफी नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, इसीलिए सभी प्राणियों में पाया जाता है। हर प्राणी अपनी सोच समझ बुद्धि से वो अपना भोजन इकट्ठा करता है, खाता है या अपने करीबियों को देता है, बांटता है, जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी बुद्धि होती है। चाहे बंदर हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ते हो, सभी प्राणियों में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि शिकार करके अगर शेरनी लाई तो सिर्फ अकेले खा गई, ऐसा नहीं होता है। वो उसके भी परिवार होते हैं, वो परिवार में बांट के सब खाते हैं और खाने के बाद जो बच जाता है उसको रखे रहते हैं, फिर बाद में भी खाते हैं। चाहे सियार हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, सभी में ऐसा ही होता है। तो यह एक प्रकृति प्रदत्त है। जीने की जो कामना है और जीने की जो क्षमता है, इसके लिए जो गुण चाहिए, जो कर्म चाहिए, जो विचार चाहिए, ये प्रकृति प्रदत्त है। इसे किसी सिद्धांत के जरिए पैदा नहीं किया गया है, ये प्रकृति का ही सिद्धांत है, न कि किसी दार्शनिक का सिद्धांत। तो पहली बात तो यह है कि जो ये कहते हैं कि पूंजीवाद की जो बात करते हैं कि ये किसी ने बना दिया है, ऐसा पूंजीपतियों ने वो कर दिया, मजबूर कर दिया उनको मजदूर बनने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये अवश्य है कि कोई काम करेगा कुछ तो वो अपने सामान को बेचेगा, तो निश्चित रूप से जब उसने अपना उसमें समय लगाया है, शक्ति बल बुद्धि सब लगाया है, तो उसकी कीमत लेगा, निश्चित ही लेगा, वो चाहे जिस अर्थ में ले। तो उसको यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पूंजीपतियों के कारण ही वो उसने किया। कोई एक विशेष वर्ग जिसने फैक्ट्रियां लगा दी उसके कारण ही वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वह तो अपने जीने का साधन जुटा रहा है, अपने को बचाने के लिए,
अपने को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए ऐसा कर रहा है। और क्या अगर सारे पूंजीपति खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य खेती करना छोड़ देगा? एक प्रश्न, एक वाचक चिन्ह यह उठता है। यदि सारे पूंजीपतियों को पकड़ के मार दिया जाए तो क्या मनुष्य खेती नहीं करेगा? कि अन्य काम जो मछली पालन का या मधुमक्खी पालन का या अन्य जो भी काम है पशुपालन का, क्या इसको नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? जीने के लिए हमें संसाधन अवश्य चाहिए, और संसाधन का जब स्वरूप बदलता है तब वह ऐसे उत्पाद का रूप धारण करता है जो एक इच्छित आवश्यकता है। मतलब ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जिससे हम जिए हैं, लेकिन जिससे हमारा जीवन थोड़ा और सहज और बेहतर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल है, अभी जब मोबाइल नहीं था तो भी मनुष्य जी रहा था, और ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त की खुशी उनको कम थी या वे आनंदित नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सहूलियतें अब बढ़ गई, उनको जरूरत थी तो उसके कारण हो गया, परंतु ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? भोजन। भोजन आवश्यकता है, हवा पानी आवश्यकता है, जिसके कारण वो जिएगा, और उसके लिए तो वह संघर्ष करेगा। हर प्राणी संघर्ष करता है, तो वह और अधिक से अधिक वह उत्पादन करता है, सहयोग से, संघर्ष से, हर तरीके से वह उत्पादन करता है अधिक से अधिक। तो जितना खुद खपत कर सकता है करता है, बाकी रखे रहता है, या वो उसको दूसरे को दे सकता है जिसको अपना हित मित्र समझता हो, जिसको सहयोगी समझता हो, या उसको बेच करके कोई अन्य चीज़, जो वो अन्य चीज़ खाना चाहता हो, लेना चाहता हो, पहनना चाहता हो, वो कर लेता है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह कोई सिद्धांत नहीं है जो किसी ने बनाया है, यह एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको उसने एक राजनीतिक रंग दिया, बस एक जबरदस्ती आर्थिक संघर्ष पैदा करने के लिए उसने किया। और ये ब्लेम जो है, यहाँ पर वो आरोप लगा रहा है, क्योंकि उसको घृणा पैदा करनी है। जब हमें घृणा पैदा करनी होती है किसी के खिलाफ में, तो हम एक मिथ्या आरोप भी लगाते हैं। तो यहाँ पर एक मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो है ये पूंजीपतियों ने मजदूर बना दिया। यानी पहले मजदूर नहीं थे, पहले मजदूर नहीं थे, ये पूंजीपतियों ने बना दिया। तो पहले वे क्या थे? अब एक प्रश्न वाचक चिन्ह खड़ा होगा ना, तो पहले वे क्या थे? पहले जो वकील थे वो क्या फ्री में सेवा दे रहे थे? तो फिर जी कैसे रहे थे? पहले जो वैज्ञानिक थे वो कैसे जी रहे थे? पहले जो डॉक्टर थे वे कैसे जी रहे थे? और पहले जो कवि थे वे कैसे जी रहे थे? और पहले जो पुजारी थे वे कैसे जी रहे थे? यदि इन लोगों ने उसे मजदूर बनाया, पूंजीपतियों ने, तो पहले वे कैसे जी रहे थे? एक प्रश्न यह है, इसका जवाब मार्क्स को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। तो उनके सिद्धांत में यहाँ पर फिर एक दोष खड़ा हो जाता है। इसके बाद एक जगह पर वे लिखते हैं, द लोअर स्ट्राटा ऑफ द मिडिल क्लास, द स्मॉल ट्रेड पीपुल, shopkeepers and retired tradesmen, generally the handicraftsmen and peasants, all these sink gradually into the proletariat। फिर यहाँ पर देखिए कैसे गढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो नीचे के जो वर्ग हैं, नीचे के जो स्तर के लोग हैं, जो जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जिसमें कि दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो रिटायर्ड हो गए हैं व्यापार करने से, जो कलाकार लोग हैं, शिल्पकार हैं, और जो किसान हैं, वे धीरे धीरे डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, और गिर करके सर्वहारा बन जाएंगे। इनका कहना है कि वे धीरे धीरे गिर करके सर्वहारा वर्ग में
तब्दील हो जाएंगी। इनको असल में वो एक ग्रुप बनाना चाह रहा। यदि वे गिर जाएंगे तो अभी वे क्या है, क्या इस वक्त आप ये मान के चल रहे हैं कि वे अमीर हैं? तो उनको उनके बारे में कह रहे हैं कि वे मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग, जो ना अमीर हैं ना गरीब हैं। तो ये जो मध्य वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार, इसको लोकप्रिय भाषा में वही बोलता जाता है कि वे लोग गिरते गिरते क्या हो जाएंगे, सर्वहारा वर्ग। तो अगर इनकी बात सच मान ली जाए तब तो आज कोई दुकानदार नहीं होता। इतने बरस हो गए इनके सिद्धांत के, आज तो सब सर्वहारा वर्ग हो चुके होते। किसी सिद्धांत को परखना है तो हमें प्रैक्टिकल लेवल पर भी देखना पड़ता है कि इसके समय में, इस इतने अंतराल में क्या आया परिवर्तन। तो यदि इनके सिद्धांत को सत्य ही मान लिया जाता है कि नहीं, ऐसे गिर करके ये सब सर्वहारा वर्ग बन जाएंगे, बहुत गरीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं देखने में आ रहा। आज भी किसान हैं जो फल फूल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं अच्छा से ही। आज भी जो हैं वो दुकानदार हैं, आज भी व्यापारी वर्ग है, आज भी शिल्पकार हैं। तो वे कहाँ दरिद्र हो गए? अगर उनके ही दरिद्रता के पैमाने को देखा जाए तो वे आज दरिद्र नहीं हो गए, जबकि उनको हो जाना चाहिए था यदि इनका सिद्धांत सही होता तो लगातार वे गिरते गिरते हो जाएंगे, यानी मिडिल क्लास नहीं रह जाएगा। तभी तो उन्होंने दो भाग में बांटा कि मध्यवर्गीय परिवार है वो सर्वहारा वर्ग बन जाएगा और एक पूंजीपति वर्ग हो जाएगा, मध्यवर्ग परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि मध्यवर्गीय परिवार की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, और पहले भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। और वे सब अच्छा से जी रहे हैं। वे तो ऐसा नहीं हो गए कि भोजन नहीं मिल रहा है, उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे हैं, या वाहन नहीं मिल रहे हैं, या घर नहीं है, या दवा दारू नहीं करा पा रहे हैं, या वे घूम फिर नहीं पा रहे हैं। सबका जीवन स्तर बढ़ा है। क्यों बढ़ा? इसके पीछे कारण है। पूंजीपति फैक्ट्री लगाएगा, उसमें लोग काम करेंगे, धन उत्पन्न होगा। उस धन को क्या करेगा पूंजीपति? फिर फैक्ट्री लगाएगा, और क्या कर सकता है उसका वो तो उसको रखेगा नहीं कहीं, उसको तो पुनः फैक्ट्री ही लगानी है। फैक्ट्री लगाएगा, पुनः किसी को काम मिलेगा, पुनः उत्पादन होगा, और पुनः समाज में जाएगा, पुनः फिर पैसा आएगा, फिर वो फैक्ट्री लगाएगा। और क्या कर सकता है वो सिर्फ फैक्ट्रियों में कोई लगा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पूंजीपति हो गया तो अब वो 1 टन चावल खाएगा उतना ही जितना पहले खाता था, बल्कि और खाना कम हो जाएगा उसका। कपड़ा भी वो इतना ही पहनेगा। ये तो है नहीं कि गर्मी का दिन है तो 10,000 कपड़े पहन लेगा एक साथ हो। तो उसकी खपत जो है बहुत साधारण से ही बढ़ती है। फिर तो उसको तो समाज में लगाना ही है धन को। धन को आप रोक नहीं सकते, धन का ये गुण है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रोक देते हैं फिर वो धन नहीं रह जाता है। यदि आपने धन को अलमारी में बंद कर दिया तो उसका स्तर जो है वो गिरने लगेगा, वो उतना नहीं बढ़ेगा। वो तभी बढ़ सकता है जब वो ऐसी चीज हो जिसकी मांग सदा ज़्यादा रहती हो, जैसे मान लीजिए कि सोना है या हीरे हैं, मोती हैं, इस तरह की चीज़ों को। तो इसको आप इकट्ठा भी करते जाएंगे तो इसे आप अमीर, एक अर्थ में तो बने हैं अमीर क्योंकि आपने इकट्ठा किया, लेकिन एक अर्थ में आप गरीब हैं क्योंकि आप तेजी से फिर अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको आपने इकट्ठा कर दिया है। वो सर्कुलेशन में नहीं है। मनी जब सर्कुलेशन में होता है, जब चलता है, तो ही जो है वो उत्पादन करता है। और अगर ठहर जाता है, अलमारी में रुक जाएगा तो नहीं कर पाएगा।
तो फिर आपके पास जितनी संपत्ति थी उसको धीरे धीरे आपने अचल संपत्ति में बदल दिया और अचल संपत्ति बदल करके रख दिया। अब वो उत्पादन का काम में नहीं आ रहा है। उत्पादन के काम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसको फिर उसको लाना पड़ेगा बाजार में, तभी वो उत्पादन करेगा। वो बाजार में आने के कारण ही उसका वैल्यू है। हीरा है, मोती है, कोई भी चीज़ है, बाजार में अगर नहीं है तो उसका क्या वैल्यू है? आप उसको बेच सकते हैं तभी उसकी कीमत है। और वो जब बेचते हैं, आप घुमाते हैं उसको कैश में बदलते हैं या उसको किसी अन्य ऐसी चीज़ों में बदलते हैं जिसकी ज़रूरत है, तो ही उसका मूल्य होता है। तो पूंजीपतियों के सामने यह एक व्यवस्था है कि उनको उन सामानों को या उस धन को उसको फिर बाजार में लाना है, हर कीमत पर लाना है। वे जमा नहीं रखते। उनके पास अगर आप बैंक बैलेंस भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार का बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, ये मध्यम वर्ग परिवार उतना नहीं जानता है जितना वह जानता है। इसलिए पूंजीपति अधिकतर ऋण में होता है। वो पैसा लेता रहता है बैंक से और ले करके वो लगाता रहता है समाज में। वो घुमाता है तेज़ी से, ज़्यादा मात्रा में घुमाता है, ज़्यादा तेज़ी से भी घुमाता है, ज़्यादा मात्रा में घुमाता है। इसीलिए उत्पादन ज़्यादा कर लेता है और उसके पास धन बढ़ जाता है। धन बढ़ाने का यह एक तरीका होता है और उसको घुमाना पड़ेगा ही, मजबूरी है, वो रोक नहीं सकता पैसे को। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास चाहे अरबों हो जाए चाहे खरबों हो जाए, उसको अंत में वो समाज में ही लाएगा। अब जिसने मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री बना दी है, उस मोटरसाइकिल पर अकेले तो वो चढ़ेगा नहीं, उसको तो मोटरसाइकिल समाज में लाना है, बेचना है। और फिर जो कमाएगा उससे क्या करेगा? उससे फिर वो फैक्ट्री डालेगा, हो सकता है और बढ़िया मोटरसाइकिल की डाले या अन्य कार की डाल दे या किसी चीज़ की डाल दे। कहने का मतलब यह है कि जो भी वो समाज से वो पाएगा उसको फिर उसे समाज में डालना पड़ेगा। तो जो समाज में डालेगा तो पैसे लोगों को मिलेंगे, काम मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। यही कारण है कि मध्यम वर्गीय परिवार बढ़ गया, उनकी संख्या बढ़ गई और उनके पास पैसे भी बढ़ गए और वे सर्वहारा नहीं बन पाए, जो कि मार्क्स का सिद्धांत था कि बन जाएंगे। मार्क्स इस जगह पर फेल हो जाते हैं इसीलिए, और उनका सिद्धांत इसीलिए फेल हो गया कि सर्वहारा वर्ग नहीं उत्पन्न हुआ, जैसा कि वे सोच रहे थे कि सारे जो है गिर करके सर्वहारा वर्ग हो जाएंगे और पूंजी सिमट जाएगी कुछ लोगों में। तो पूंजी सिमट जाएगी तो क्या होगा? अगर एक व्यक्ति के हाथ में स्वामित्व हो गया, उसके पास बहुत पूंजी हो गई, तो पूंजी को क्या करेगा? वो खाएगा तो है नहीं, उसको तो फिर समाज में ही लगाना है। उसके नाम पर हजारों लाखों फैक्ट्रियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें तो काम करेंगे लोग, उनको पैसे देने ही पड़ेंगे काम के, और फिर लोगों का स्तर बढ़ेगा ही। हमारे उत्पादन करने की जो क्षमता है वह जितनी ज़्यादा होगी, हम लोगों की आबादी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आबादी को जीने का साधन चाहिए। और जितने वैरायटी की चीज़ें होंगी उतने वैरायटी के वर्ग बनेंगे, वर्गों की संख्या असंख्य हो जाएगी, असंख्य हैं। आप उनको सीधा सीधी दो भाग में नहीं बांट सकते, जैसा कि उन्होंने बांटने की कोशिश किया है। तो उनका यह जो कहना है कि वे गिर करके सर्वहारा वर्ग में बदल जाएंगे, तो यह मान्य नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका यह सिद्धांत फेल हो जाता है। ऐसा कहीं देखने में अभी तक नहीं आया, अन्यथा अब तक सब सर्वहारा वर्ग हो चुके होते। दो ही वर्ग हमें देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिला। अब उसके बाद उनके आगे के वक्तव्य को देखते हैं। What the bourgeois therefore produces above all is its own grave diggers. Its fall and victory of the proletariat are equally inevitable. तो ये कहते हैं, एक तरह से जैसे कहा जाता है कि श्राप देना, उस तरह से ये श्राप भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं
या इसको एक तरह से भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, अपने सिद्धांत के आधार पर ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और ये भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं कि जितने भी पूंजीपति हैं वे सब अपना कब्र खोद रहे हैं और उनका गिरना तय है, और सर्वहारा वर्ग की जीत भी उतनी ही तय है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ये लड़ाई लड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई हो नहीं पाई। यहाँ पर कोई जीता भी नहीं, कोई हारा भी नहीं, क्योंकि ऐसी लड़ाई है ही नहीं। तो जीत हार का मतलब क्या है? तो इसलिए क्योंकि ये दो वर्ग भी नहीं है, हजारों प्रकार के वर्ग हैं, लाखों प्रकार के वर्ग हैं। और आज भी पूंजीपति हैं, उनके ज़माने में भी थे, आज भी पूंजीपति हैं। पूंजीपति वर्ग कहाँ गिर गया? उसके पैसे कहाँ ख़त्म हो गए? उसके पास तो है ही पैसे। अगर वर्ग की ही बात करें, अमीरों की बात करें, तो पैसे कहाँ ख़त्म हो गए? उनके पास तो पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो रिपोर्ट है इसकी वर्ल्ड बैंक की, तो उन लोगों का तो रिपोर्ट यही है कि दुनिया में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, और सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ रही है, उनके पास धन की मात्रा भी बढ़ रही है। क्योंकि बहुत संसाधनों से धन उत्पन्न किया जा रहा है, हवा से, पानी से, समुद्र के भीतर जा कर के। अब तो उधर भी जा रहे हैं, पृथ्वी के बाहर भी जा रहे हैं। तो संसाधन तो अनंत है। संसाधनों की कौन सी कमी है इस ब्रह्मांड में? आपके पास तकनीक की कमी है, संसाधन की नहीं। आप इतने संसाधन हैं कि एक एक आदमी को एक एक पृथ्वी दी जा सकती है, एक एक आदमी को 100 पृथ्वी दी जा सकती है। आप कितने संसाधन लेंगे? आपके पास तकनीक होनी चाहिए। पृथ्वियों की संख्या कम थोड़ी ना है। अनंत जब ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह उपग्रह है, तो संख्या कहाँ कम है? एक छोटा सा आदमी कितना खाएगा, पिएगा, जिएगा, रहेगा? उसकी हैसियत कितनी है? एक गांव में एक आदमी को अकेला छोड़ दिया जाए कि इस गांव की जो सारी भूमि तुम्हारी है, वो तो गांव छोड़ के भाग जाएगा कि हाँ अकेला कौन यहाँ वीरान में रहेगा। तो आदमी को बहुत भूमि की और बहुत इसकी दरकार नहीं है। तो संसाधन अपार है, और संसाधन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी उपयोगिता, उनका गुण धर्म जानने के बाद किस तरह से उसको प्रयोग में लाया जाए, जिससे मानव जीवन और बेहतर हो सके, उसके लिए वैज्ञानिकों ने और पूंजीपतियों ने और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर, बुद्धिजीवियों ने, मजदूरों ने, सभी ने अपने अपने स्तर पर भूमिका निभाई है। और इसके कारण संसाधन का उत्पादन बढ़ा है, खपत भी बढ़ी, इसलिए आबादी भी बढ़ी, और उसके कारण जो है नए नए उत्पाद भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो आज तक लोग सुने नहीं, देखे नहीं। तो हर समय हर चीज़ जो बनाई गई है वो परिष्कृत हो रही है, बेहतर हो रही है, बड़ी हो रही है, सूक्ष्म हो रही है, हर तरह की चीज़ें हो रही है। इसलिए उनका धन भी बढ़ रहा है। तो उनकी धन की जो घोषणा है कि धन उनका घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो हार जाएंगे लड़ाई में, तो ऐसा नहीं हुआ। उनके पास हो गया, उनकी लड़ाई तो हुई नहीं, और जो सरहारा वर्ग कर रहे थे वो वर्ग भी नहीं बना। वे भी अपने अपने स्तर पर कमा रहे हैं और उनकी भी वृद्धि हो रही है। तो इनका यह जो वक्तव्य है, ये जो भविष्यवाणी है, ये सही नहीं हुई और सही होगी भी नहीं। सही होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये संसाधन को सीमित मान के चल रहे थे। ये संभव हो सकता था उस वक्त यदि संसाधन सीमित होते, लेकिन मार्क्स इस बात को भूल गए कि संसाधन सीमित नहीं बल्कि असीम है। और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, विकास होगा, वैसे वैसे उन संसाधनों का, रिसोर्सेस का उपयोग
हम करते चले जाएंगे और हम सभी लोग धीरे धीरे आज जो गरीब भी है वो बहुत पुराने ज़माने के अमीर के बराबर हो चुका है। उसके पास भी आज रहने को घर है और टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज साधारण लोगों के पास भी पशु हैं, सब उपलब्ध हैं उसके पास। खाने का स्तर भी बढ़ गया है। तो इनका यह जो वक्तव्य है ये भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे रहा है। अब इसके बाद इनके अगले वक्तव्य पर चलते हैं। The immediate aim of the communists is the same as that of all other proletarian parties. Formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat। यहाँ पर ये अपने असली एजेंडा पर आते हैं। इनका असली जो मंतव्य है उस पर ये आते हैं। ये कहते हैं कि कम्युनिस्टों का जो मुख्य ध्येय है वह यह है कि और अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, अन्य जो सर्वहारा वर्ग की जो पार्टियां हैं, उनके हिसाब से उनके अनुकूल होते हुए, उनके साथ साथ मिलते हुए कम्युनिस्ट पार्टी का यह ध्येय है कि जो सर्वहारा है उसको एक वर्ग में विकसित कर दे, उसको बना दे। यानी अभी है नहीं, उसको बनाना है। पहले तो कह रहे थे कि है, अब कह रहे हैं उसको बनाना है। कहते लगातार विभाजित हो रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है विभाजित, पहले के वक्तव्य थे। और कह रहे हैं कि उसको फिर जो है, जो पूंजीपति वर्ग का जो पावर है, सुपरमेसी है, जो उनकी शक्ति है, उसको पलट देना, गिरा देना उसको, और जीत हासिल करना राजनीतिक शक्ति से। जो सर्वहारा वर्ग है उसके जरिए राजनीतिक शक्ति से उनके पर जीत हासिल करना और उनको, उनके तख्ता को पलट देना, उनके वर्चस्व को पलट देना। ये जो है इन्होंने यहाँ पर अपना जो है असली जो है मंतव्य और रूप दिखलाया है कि जो एक आपको एक वर्ग बनाना है, वह जो वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग हो, उसको उसके मन में आपको उसके मन में घृणा डालनी है उनके प्रति और संघर्ष पैदा करना है। उसको एक राजनीतिक ग्रुप बनाना है, एक राजनीतिक रूप देना है। फिर उसके बाद जो पूंजीपतियों का जो वर्चस्व है उसको पलट देना है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इनका जो चिंतन है वो यह है कि इनको एक हथियार बनाया जाए। सर्वहारा वर्ग है नहीं लेकिन उसको बनाया जाए, फिर एक हथियार की तरफ प्रयोग हो, जिससे कि हम इसको पलट सकें खेल को। यानी वर्चस्व जिनका है पूंजीपतियों का, उनका वर्चस्व को ख़त्म कर दिया जाए और उसके स्थान पर इनके जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो सर्वहारा वर्ग के जो लीडर होंगे, उनका वर्चस्व स्थापित किया जाए। ये यहाँ पर यानी लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की होगी और ये एक अलग वर्ग बनाना चाह रहे हैं जिसका वर्चस्व उससे ज़्यादा हो। उससे आगे क्या होगा, किस तरह से बनेगा, इस पर हम देखते हैं। तो इनके जब इन्होंने इस चीज़ की बात की तो फिर पार्टियों की शुरुआत हुई, पार्टियां बनने लगी इस आधार पर और चुनाव वगैरह होने लगे। बहुत जगह जिसको कहते हैं क्रांति हो गई, जैसे कि रूस में क्रांति हुई, फिर वहाँ से सोवियत संघ बना, चीन में हुआ, पोलैंड में हुआ, चेकोस्लोवाकिया में हुआ और बहुत सारे देशों में हो गया। तो
ईस्ट जर्मनी में भी हुआ। तो ये बहुत सारे जगहों पर ऐसा किए। और कुछ समय के बाद क्यूबा में भी हुआ था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, तानाशाह आ गए, सब मिलिट्री डिक्टेटर सब आ गए और उन लोगों ने वहाँ इतना सताया, उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया, इतना चूसा, ये सब त्राही त्राही करने लगे। चीन भी बना उसी में, कम्युनिस्ट देश आज भी चीन है। हालांकि पूरी सिद्धांत को नहीं मानता है, लेकिन मूल रूप से कुछ कुछ राजनीतिक सिद्धांत को तो मान ही रहा है कि एक ही पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई नहीं, और बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। आप वही बोलेंगे जो वहाँ की सरकार चाहती है, जो वहाँ की पार्टी चाहती है, आप वह नहीं बोल सकते। यानी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई। और जहाँ वैचारिक रूप से व्यक्ति गुलाम हो जाता है, उसको कुंद कर दिया जाता है, वहाँ का विकास कभी नहीं हो सकता। और वह जो विकास भी है उसे विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि असली विकास तो वही है कि सबको बोलने की आज़ादी मिले। बाकी तो लोग जी खा लेंगे, लेकिन यदि हमें बोलने ही नहीं दिया जाए तो हमारे विकास का कोई मायने नहीं रहता है। तो ये सब यूएसएसआर बना, सोवियत संघ बना, ये सब बाद में फिर टूट गए, जबकि इसके हिसाब से टूटना नहीं चाहिए था, बल्कि और बढ़ना चाहिए था। अगर इसकी बात सही होती तो धीरे धीरे सभी देश ऐसा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़े देश बने भी तो वे टूट गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब सोवियत संघ में क्रांति हुई थी, रूस में जो सोवियत संघ बना था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जिस सिद्धांत में मानव का स्थान नहीं है, मानव मात्र का स्थान नहीं है, जहाँ वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, उस सिद्धांत के आधार पर कोई भी चीज़ बन जाए, उसकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। और उनकी भविष्यवाणी बहुत सही हुई। 75 वर्ष में सोवियत संघ टूट गया और धीरे धीरे सब टूट गए। ईस्ट जर्मनी भी फिर वेस्ट जर्मनी से मिल गया। तो उनका यह सिद्धांत मार्क्स का, यह भी धीरे धीरे अब समाज से बहिष्कृत हो गया है। और वैसे कुछ लोग हैं जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो वे उस पर चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते और वे हाशिए पर चले गए हैं। किसी जगह तर्क वितर्क वे नहीं कर सकते। तो आज इतना ही, क्योंकि अब समय हो गया हम लोग का, और हम लोग अन्य पूजा स्थल पर चलेंगे। ओम हरि।